कोहरे में लिपटी दिल्ली में विधानसभा चुनावों की गर्माहट है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच सोशल मीडिया पर दिल्ली में बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा का नाम बतौर मुख्यमंत्री तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। नुपुर शर्मा का नाम बतौर दिल्ली का मुख्यमंत्री वायरल होने पर बीजेपी एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य इसका स्वागत किया है। उन्होंने मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में कहा कि नुपुर शर्मा हमारे लिए गौरव का विषय है। वे पूरी ताकत से एक शेरनी की तरह कोई बात कह सकती है। लाल सिंह आर्य ने कहा कि बीजेपी अगर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है तो उसका हार्दिक अभिनंदन है। मुरादाबाद में बीजेपी एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह आर्य ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जमकर जवानी हमला बोला। महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर आजाद के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए पाप धोने का कुंभ हो। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लाल सिंह आर्य ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कुंभ की कल्पना ही सामाजिक समरसता के लिए की है। आज गंगा जी में डुबकी लगाने वालों में से कोई नहीं पूछता कि वो दलित है या कोई और है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं से कोई नहीं पूछता कि डुबकी क्यों लगा रहे हैं, भगवान तो सबके हैं। इस मौके पर बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी है। लाल सिंह आर्य ने कहा कि इनको सनातन का वोट तो चाहिए, लेकिन सनातन का अपमान करने से नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया है वो आज तक सत्ता में नहीं लौटे हैं। जब रावण नहीं रहे तो अखिलेश यादव क्या है। बता दें, मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए बीजेपी एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य मुरादाबाद पहुंचे थे। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने 4 जनवरी को पहली और 11 जनवरी को दूसरी सूची जारी की, जिसमें 29 उम्मीदवार उतारे। 12 जनवरी को एक कैंडिडेट मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया गया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 59 पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहने के लिए हमारे चैनल लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली में सड़कों की हालत खस्ता है। पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। बिजली का संकट अलग है। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा का चुनाव बीएसपी बिजली प्लस सड़क प्लस पानी के मुद्दे पर भी लड़ा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है। अब लड़ाई मैथिल ब्राह्मणों को झाड़ 2 कहने पर सीमित हो गई है। ऐसा करने का आरोप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पर है। पूरा विवाद रिपब्लिक भारत नाम के टीवी चैनल पर हुई एक चर्चा के बाद खड़ा हुआ। इस चर्चा में पूनावाला के अलावा किराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज भी शामिल थे। ऋतुराज को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से आए अनिल झा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस चर्चा के दौरान ऋतुराज ने पहले पूनावाला के सरनेम को बिगाड़ते हुए उन्हें चूनावाला कहा। जवाब में शहजाद ने कहा कि ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि संजय झा झा 1 है और ऋतुराज झा झा 2। मैं भी बोल सकता हूं कि झा 2 हो आप, पर मैं ऐसी बातें नहीं करता। स्पष्ट है कि शहजाद पूनावाला ने मैथिल ब्राह्मणों या झार सरनेम वाले समाज को लक्षित कर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने ऋतुराज के चूनावाला का प्रत्युत्तर झा 2 से दिया। ऐसा भी नहीं है कि झा 2 शब्द पहली बार सुनने को मिला है। यदि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय है, आपका सरनेम झा है, तो आए दिन आपको कोई ना कोई झा 2 कहकर चला जाता है। मैं खुद इसका पीड़ित हूं। ऐसी टिप्पणी करने वाला व्यक्ति या तो आपसे घृणा कर रहा होता है या फिर उसे सार्वजनिक मंचों पर किसी विचार से असहमत होने पर खींच मिटाने के लिए शब्द नहीं मिल रहे होते। पीड़ित होते हुए भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की घृणा उस समाज के प्रति होती है जिससे मैं आता हूं।
यदि इस टिप्पणी को उस व्यक्ति की एक पूरे समाज से घृणा मान ली जाए तो फिर आपके ऋतुराज पहले दलित मुस्लिमों से घृणा के अपराधी है। बावजूद आम आदमी पार्टी ने झाड़ 2 शब्द को चुनावी मुद्दा बनाया। सोशल मीडिया में कुछ सेकंड के ऐसे क्लिप सर्कुलेट करवाए जिसमें शहजाद पूनावाला का झाड़ 2 तो सुनाई पड़ता है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ इसका पता नहीं चलता। जाहिर है कि आप चाहती थी कि ऐसा नैरेटिव बने जिससे मैथिल ब्राह्मणों को लगे कि बीजेपी का नेता उन्हें गाली दे रहा है। इस नैरेटिव को आप समर्थकों के अलावा उन लोगों ने भी आगे बढ़ाया जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैथिल ब्राह्मणों की कथित उपेक्षा करने से बीजेपी से नाराज है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बीजेपी समर्थक रहे हैं, लेकिन इस उपेक्षा का जवाब एक फर्जी नैरेटिव का शिकार बनकर उसे आगे बढ़ाना नहीं है। यह बात सही है कि बीजेपी जैसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को किसी भी स्थिति में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए था, लेकिन जब राजनीति में संयम, मर्यादा और नैतिकता गौण हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त की पार्टी का नुमाइंदा आपके सरनेम का मजाक बनाता है तो संयम, नैतिकता और मर्यादा का बोझ केवल बीजेपी पर ही नहीं डाला जा सकता। इन सब के बावजूद झा उपनाम धारी मैथिल होने के कारण आपको लगता है कि गाली दी गई तो कायदे से आपको ऋतुराज का गला पकड़ना चाहिए जिसने ऐसी स्थिति पैदा की। यदि ऐसा किए बिना हम केवल शहजाद पूनावाला का ही गला पकड़ते हैं तो यह वैसी ही टिपिकल मैथिल स्टाइल है जिसमें हम अपने बाल बच्चों के अपराध, बदतमीजी पर तो पर्दा डालते हैं, लेकिन दियाद के बाल बच्चों की सामान्य सी भूल को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और निंदा रस से आह्लादित होते हैं। वैसे भी ऋतुराज या आप मिथिला मैथिल ब्राह्मण का प्रतिनिधि नहीं हो सकती। इसका प्रतिनिधित्व वह बीजेपी ही कर सकती है जिसने संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली को जगह दी है, जिसके शासनकाल में संविधान मैथिली में जारी हुई है। जिस पार्टी के शासनकाल में 2 भागों में विभक्त मिथिला को जोड़ने वाला पुल शुरू हुआ, मैथिल समाज और बीजेपी के बीच के इस पुल को तोड़कर आपको और बदहाली में धकेलना चाहती है। क्या कहना है आपका इस अपडेट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पूर्व सीएम व आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र के हल्फनामे में उनकी करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। हल्फनामे के मुताबिक केजरीवाल करोड़पति है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम है। अरविंद केजरीवाल पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं। आइए जानते हैं आप सुप्रीमो के पास चल अचल से लेकर बैंक बैलेंस तक कितनी संपत्ति है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को दिए हल्फनामे में बताया कि उनके पास कुल 1.73 करोड़ की संपत्ति है, 50,000 रुपए कैश और 2.96 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में है। उन्होंने अपनी अचल संपत्ति 1.7 करोड़ रुपए बताई है। वहीं आप अध्यक्ष ने बताया कि उनके नाम कोई घर या कार नहीं है। 2023-24 में उनकी कुल आमदनी 7.21 लाख थी। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा उनकी पत्नी सुनीता के पास संपत्ति है, जो IRS अधिकारी रह चुकी है। सुनीता के पास कुल 2.5 करोड़ की संपत्ति है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा अचल संपत्ति है, जिसमें 25 लाख रुपए का 320 ग्राम सोना, 90,000 की 1 किलो चांदी शामिल है। वहीं उनके 1.5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति भी है। केजरीवाल की पत्नी के नाम गुरुग्राम में एक घर और 5 सीटर कार भी है। इस तरह से कुल मिलाकर केजरीवाल दंपत्ति के पास कुल मिलाकर 4.23 करोड़ की संपत्ति है। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच बीजेपी ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की आय में कई गुना वृद्धि का दावा किया। बीजेपी ने कहा यह वृद्धि समझ से परे है, क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में विधायक वेतन को अपनी आय का एकमात्र स्रोत बताया है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 2020-21 की अपनी आय 44,90,000 रुपए घोषित की, जो उनकी 2019-20 की आय 1,57,823 रुपए से लगभग 40 गुना अधिक है।
17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और सब दुकानें निजी हाथों में चली गई। इसे लेकर दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दिल्ली सरकार की यह नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया, जिसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और 17 जनवरी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख। 18 जनवरी को नामांकन की जांच होगी। 20 जनवरी तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 5 फरवरी यानी बुधवार को वोटिंग होगी। वहीं 8 फरवरी शनिवार को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। 15 जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा गया है, लेकिन दफ्तर के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी कार्यकर्ता इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी मुख्यालय के बाहर सरदार मनमोहन सिंह भवन के पोस्टर भी लगा दिए। कांग्रेस दफ्तर का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर नहीं रखने पर कार्यकर्ता पार्टी पर उन्हें नजरअंदाज करने के आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व पीएम के निधन के बाद अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर पार्टी ने सरकार पर अपमान करने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब जब सम्मान देने की बात आई तो उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी एक परिवार से आगे सोच नहीं पाती। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर ओछी राजनीति की। राष्ट्रीय शोक के समय राहुल गांधी पार्टी के लिए विदेश यात्रा पर निकल गए। पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी समेत कई नेताओं का भी अपमान किया। नए दफ्तर का नाम उनके नाम पर रखने की भारी मांग के बाद भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और इंदिरा गांधी के नाम पर भवन का नाम रखा गया। सिख समुदाय को गाली देना और अपमानित करना और हमेशा परिवार को सबसे पहले रखना शर्मनाक मानसिकता है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस जारी है। लोगों का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने नए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगा इसका नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन रखने की मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने इसका नाम इंदिरा गांधी भवन रख अंबेडकर, एमके गांधी और मनमोहन सिंह को नजरअंदाज किया। अमित मालवीय ने लिखा, नए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें इसे सरदार मनमोहन सिंह भवन नाम देने की मांग की गई है, जो पूर्व प्रधानमंत्री को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। राहुल गांधी ने उन्हें कभी अपना मार्गदर्शक कहा था, फिर भी उन्होंने नए साल के लिए वियतनाम जाने का फैसला किया, जबकि देश उनके निधन का शोक मना रहा था। इसके अलावा कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि उनकी अस्थियां लेने नहीं आया। इस भवन का नाम उनके नाम पर रखना इनके योगदान को सम्मान देने और उनके जीवन काल में विशेष रूप से गांधी परिवार द्वारा झेली गई उपेक्षा का प्रायश्चित करने का एक सार्थक कदम होगा। अब यह फैसला गांधी परिवार को लेना है और उन्हें सही निर्णय लेना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के नए मुख्यालय में आधुनिक सुविधाओं और टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा गया है। बैठक कक्ष, मीडिया सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यह मुख्यालय पार्टी की कार्यशैली को उन्नत बनाएगा। ऊर्जा दक्षता का विशेष ध्यान रखा गया है। भवन को ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुरूप बनाया गया है। सोलर पैनल और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं जोड़ी गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर कार्यालय और सुविधाएं, इसमें पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष और डिजिटल सेंटर भी शामिल है। इंदिरा भवन को लगभग 242 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। भवन की वास्तुकला इसे एक भव्य और ऐतिहासिक पहचान देती है। यह भवन पार्टी की विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता का प्रतीक भी है।
भवन को ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुरूप बनाया गया है। सोलर पैनल और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं जोड़ी गई है। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।